नमस्कार। आज इस क्लास में हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन अति संयुग्मन क्या होता है। जैसे हमने रिजोनेंस में पढ़ा था कि वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिलोकलाइजेशन होता है। इसी प्रकार हाइपर कंजुगेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर अति संयुग्मन की हाइपर कंजुगेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि इट इज़ द स्पेशल काइंड ऑफ रिजोनेंस इन विच डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस थ्रू ओवरलैपिंग इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। यहाँ की यानी कि हाइपर कंजुगेशन एक विशेष प्रकार का अनुनाद होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग के द्वारा अतिव्यापन के द्वारा होता है। चूँकि इस इफेक्ट को बाकर-नाथन ने दिया था, यानी कि यह कंसेप्ट है किसने दिया था, बाकर-नाथन ने, तो इसके कारण इस हाइपर कंजुगेशन को बाकर-नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है और इसको नो बॉन्ड रिजोनेंस भी अपन कहते हैं। नो बॉन्ड रिजोनेंस अभी अपन जब इसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तब अपन देखेंगे कि वहाँ पर हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम या कोई दूसरा एटम उनके बीच में कोई बॉन्ड अपन को नहीं मिलता है, जिसके कारण इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। तो हाइपर कंजुगेशन में अपन ने देखा कि किस किस के कारण जनरेट होता है, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग के द्वारा या सिग्मा बॉन्ड और विद पाई बॉन्ड के बीच में ओवरलैपिंग के द्वारा। तो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग अपन को कार्बोकैटायन में देखने को मिल सकती है या फ्री रेडिकल में देखने को मिल सकती है, जबकि सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड के साथ ओवरलैपिंग एल्कीन में अपन को देखने को मिलती है। यानी हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट अपन कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन कार्बोकैटायन की कि कार्बोकैटायन में किस प्रकार से हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स अपन बनती हैं। सबसे पहले सिंपल सा अपन ने कार्बोकैटायन लिया CH3+ मेथिल कार्बोकैटायन। आगे इस हाइड्रोजन की जगह अपन जोड़ दें CH3, तो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 CH2+। इस CH3 को भी अपन अगर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड दिखाएं तो इस प्रकार से अपन शो कर सकते हैं। यहाँ पर बेस डेस मैंने दिखाया नहीं है, बेस डेस भी अपन दिखा सकते हैं। अगर अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो मैंने सिंपल साइन को बॉन्ड के द्वारा शो किया है अपन ने। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के पास में जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अपन एल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? एल्फा कार्बन। और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उनको बोलते हैं एल्फा हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर अब देखो ये जो कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है जिस पी ऑर्बिटल में है वह पी ऑर्बिटल और ये कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है ये भी अगर इन दोनों के पैरेलल हो, यानी ये पी ऑर्बिटल और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पैरेलल में हो, एक दूसरे के समानांतर हो, तो इस कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ डीलोकलाइजेशन शो करेंगे। जब डीलोकलाइजेशन शो करेंगे तो अपन इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ जब इसको डीलोकलाइज होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म और इस कार्बन और कार्बन के बीच में क्या जनरेट हो जाता है, डबल बॉन्ड। और चूंकि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए तो इस हाइड्रोजन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ देखो आप इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। अब चूंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। जब फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है तो ये दोनों वाले हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन भी किसी न किसी समय में इस पी ऑर्बिटल के साथ में पैरेलल आते हैं। जब ये दोनों भी पैरेलल आते हैं तो यहाँ भी डिलोकलाइजेशन पॉसिबल होता है। तो अपन आगे इसकी जब हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बताएंगे तो अपन बता सकते हैं कि ये वाला भी जब डिलोकलाइजेशन में होगा तो ये वाला H++ और इस प्रकार से फिर ये वाला भी हो सकता है। तो यहाँ पर टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स की अपन बात करें तो कितनी होगी कि अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा वाला, sp3 कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स +1। तो टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी बनी इसमें,
1 2 3 और 4। अब बात करते हैं अपन फ्री रेडिकल्स में। फ्री रेडिकल्स में भी ये जो कार्बन पर जो रेडिकल है ये भी p ऑर्बिटल में होता है। सेम कार्बो के टाइम में जैसे पढ़ा था उसी प्रकार से अपन इसको भी समझ सकते हैं। जैसे CH3 रेडिकल है, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर हम जोड़ा CH3 रेडिकल। सेम वैसे ही कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को अपन ने शो किया तो देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उसका होमोलाइटिक क्लीवेज हो तो एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर और एक जाएगा कार्बन के ऊपर। इस प्रकार से जब इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये वाला कार्बन जो रेडिकल और इस वाले कार्बन जो रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो गया और हाइड्रोजन के पास क्या रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन रेडिकल अपन को प्राप्त होता है। और वही कार्बन के बीच में फिर रोटेशन के कारण ये दोनों हाइड्रोजन भी इसके साथ इस कार्बन के ऊपर जो रेडिकल है यहाँ पर जो रेडिकल था उसके साथ डिलोकलाइजेशन शो करेंगे और अपन को 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अपन एल्किन्स में हाइपर कंजुगेशन किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो यहाँ सब सिंपल एल्किन है, एथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, वही हाइड्रोजन को अपन रिप्लेस करें CH3 से तो अपन को प्राप्त होता है CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी प्रोपीन प्राप्त हो गई, अपन प्रोपीन बन गई। अब प्रोपीन में अपन हाइपर कंजुगेशन को अपन समझने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है जो कि p ऑर्बिटल्स के बीच में पार्शियल ओवरलैपिंग के द्वारा बने। तो यहाँ पर ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इस p ऑर्बिटल के साथ सेम डिलोकलाइजेशन शो करेंगे, या अपन कह सकते हैं इस पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइजेशन शो करेंगे। तो इस प्रकार जब डिलोकलाइजेशन होगा तो यहाँ पर इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, इस कार्बन और कार्बन के बीच में आ गए। और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डिलोकलाइज हुए, इस वाले टर्मिनल वाले कार्बन के ऊपर ट्रांसफर होंगे तो ये बनेगा कार्ब एनायन। तो सेम वैसे ही कार्बन बॉन्ड में रोटेशन के कारण ये दोनों हाइड्रोजन भी इसके साथ डिलोकलाइजेशन शो करेंगे और अपन को 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्राप्त होगी। यहाँ पर अल्फा कार्बन कौन होता है, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास में जो कार्बन एटम होता है उसको बोलते हैं sp3 वाला कार्बन। अपनी यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन है कि जो अपन अल्फा कार्बन देखेंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये बात होगी हाइपर कंजुगेशन इन एल्किन्स की। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन कितने प्रकार का होता है। हाइपर कंजुगेशन भी 2 प्रकार का होता है, +H और -H। +H का मतलब वे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनों को दूसरी तरफ डिलोकलाइज करते हैं, उनको बोलते हैं +H। और यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का ही होगा यहाँ पे। और -H का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो ग्रुप -H इफेक्ट लगता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विस्थापित करते हैं। अब कौन कौन से हैं जो +H इफेक्ट दिखाते हैं, कौन कौन से -H इफेक्ट दिखाते हैं, उसके अपन ने सारणी बना रखी है कि +H वाले कौन कौन है। CH3 ग्रुप, CD3 और CT3, ये ग्रुप क्या दिखाते हैं, +H इफेक्ट दिखाते हैं। जब अपन ने +I की बात करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट जब अपन ने देखा था तो अपन ने देखा था कि जितना हैवी आइसोटोप होगा उसका +I इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट किसका होता था, CT3, फिर CD3 और फिर CH3। लेकिन यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन में अपन देखेंगे कि CH3 का +H इफेक्ट ज़्यादा होता है, फिर CD3 का और फिर सबसे कम CT3 का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना हैवी आइसोटोप होगा उसमें जो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ है उतनी ही ज़्यादा होगी, और जब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी तो उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। उसका हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट है तो सिग्मा का प्रभाव वो कम लगेगा। तो यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा हुआ CH3 का। और जब अपन ओवरऑल बात करें तो अपन देखते हैं कि जो हाइपर कंजुगेशन है वो इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेंट होता है। +H इफेक्ट +I इफेक्ट पे ज़्यादा भारी होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। क्यों, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वहाँ पर तो होता था सिग्मा विस्थापन होता था, जबकि यहाँ पर डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो डिलोकलाइजेशन ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और उसके सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो हाइपर कंजुगेशन डोमिनेंट होता है ऑलवेज इंडक्टिव इफेक्ट पे। लेकिन हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा डोमिनेंट होता है रिजोनेंस R।
रिजोनेंस क्यों होता है? क्योंकि रिजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होता है और पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की तुलना में वीक होते हैं, जिसके कारण उनका डिलोकलाइजेशन आसानी से हो जाता है। इसलिए हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट रिजोनेंस से कम प्रभावी होता है। अब बात करते हैं माइनस एच इफेक्ट की। माइनस एच में अपन देखते हैं कि CF3, CCl3, CBr3 और CI3 ये ट्राई हेलो कार्बन हैं, इनका लगता है माइनस एच इफेक्ट। सेम वैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है? CF3 का, फिर CCl3, फिर CBr3 और सबसे कम CI3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उसकी जिसकी ज़्यादा विद्युत तीव्रता ज़्यादा होगी, उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा लगता है। ये अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा है। अब बात करें माइनस एच की, तो माइनस एच में किसकी ज़्यादा होगी? माइनस CI3 का सबसे ज़्यादा, फिर CBr3, फिर CCl3 और सबसे कम होगा CF3। ऐसा क्यों? क्योंकि आयोडीन की साइज़ सबसे ज़्यादा होती है, तो जितनी ज़्यादा साइज़ होगी उतनी ही कम उसकी ओवरलैपिंग होगी, और जितनी कम ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कम होगी यानी वीक होगा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना वीक होगा तो माइनस एच इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आसानी से डिलोकलाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का। अब दोनों को एक एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CH3 के प्लस एच इफेक्ट किस प्रकार से लगता है। तो यहाँ पर अपन ने एग्जाम्पल लिया है टोलुइन। बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है? CH3। जब CH3 में हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर अपन देखेंगे तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन की तरफ डिलोकलाइज हो रहे हैं। बेंजीन की तरफ जो डिलोकलाइज हो रहे हैं तो CH3 का क्या लगा? प्लस एच इफेक्ट। तो डिलोकलाइज होंगे तो इस कार्बन और कार्बन के बीच में तो क्या जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये वाले जब डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये कार्बन है जो पेंटावेलेंट हो जाएगा। पेंटावेलेंट अपन देखते हैं कि कार्बन केवल 4 ही संयोजकता रखता है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये पाई बॉन्ड है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस वाले कार्बन पर ट्रांसफर होंगे, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर आगे जब जो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये नेगेटिव इधर डिलोकलाइज होगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड में। सेम ऐसे 4 प्रकार की अपन को 5 प्रकार की हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स अपन को प्राप्त होती है। उसी प्रकार अपन देखें, अगर बेंजीन के साथ CCl3 जोड़ते हैं, अपन ट्राइक्लोरोकार्बन जोड़ते हैं, तो अपन देखते हैं कि चूँकि क्लोरीन जुड़ा है CCl3 है, अपन ने देखा कि इनका माइनस एच इफेक्ट लगता है, तो ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर ट्रांसफर होंगे। यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये किससे डिलोकलाइज होगा? इस वाले पाई बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर इसको स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस प्रकार फिर पॉजिटिव चार्ज आगे डिलोकलाइजेशन जब होगा तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 प्रकार की हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर अपन को प्राप्त होती है। ये बात हो गई अपने हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन अतिसंयुग्मन के अनुप्रयोग क्या क्या हो